नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? देखिए अपॉर्च्युनिटी हर जगह पे होते हैं। आपको अपॉर्च्युनिटी ढूँढने के लिए थोड़ा-सा तो मेहनत करना होगा। तो आज मैं दिखाऊँगा कि किस तरीके से कहाँ-कहाँ पे अपॉर्च्युनिटी मिलता है और किस तरीके से उस अपॉर्च्युनिटी को आपको होल्ड करना पड़ेगा और किस तरीके से आपको रिसर्च करना होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है वेदांता लिमिटेड, जिसको हम लोग विडल नाम से जानते हैं। देखिए विडल इंडिया के एक लीडिंग प्लेयर है। लीडिंग प्लेयर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए माइनिंग इंडस्ट्रीज में अगर जितने सारे कंपनीज है उसमें देखा जाए तो कोल इंडिया नंबर वन है। मगर कोल इंडिया नंबर वन होने के बाद भी कोल इंडिया सिर्फ कोयला के ऊपर ही माइनिंग करते हैं। मगर वेदांता अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर माइनिंग कर रहे हैं। जैसे वेदांता के जो माइनिंग प्रोडक्ट है वो आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ पे ऑयल एंड गैस है। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो जिंक है, लीड है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम, आयरन और एंड ऑयल एंड गैस। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स को वो क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं। तो ये जो कंपनी है इस कंपनी के ऊपर कुछ गुड पॉइंट्स भी है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर जब एक मतलब मैनेजमेंट ने एक खेल खेला था, मतलब एक मतलब देखा जाए तो ऐसे काम किया था जिसके चलते है पूरा का पूरा मतलब सिस्टम को हिला डाला था। और मैनेजमेंट ने एक ऐसे ट्रिक्स यूज़ किया जिस ट्रिक्स के कारण मैनेजमेंट ने अच्छा खासा पैसा कमाया और मतलब पब्लिक यहाँ पे फंस चुके थे। तो बुरी तरीके से फंसने के कारण वो कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड भी दिया था। क्योंकि इसका डिविडेंड के अगर मैं डेटा के बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप डिविडेंड पेड के बारे में बात करो, आप देखेंगे तो कंपनी देखिए पहले 3,000 करोड़ के आसपास डिविडेंड दिया करता था। अब बीच में देखिए 16,000 करोड़, 11,000 करोड़, 19,000 करोड़, उसके साथ साथ वो मतलब 40,000 करोड़ के ऊपर, मतलब इतनी ज़्यादा डिविडेंड, 20,000 करोड़ के आसपास डिविडेंड। इतना डिविडेंड क्यों अनाउंसमेंट किया? क्योंकि कंपनी के प्रोमोटर के ही जेब भरने के लिए। तो देखिए वो तो अलग बात हो गया। अभी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से बात करूँ, देखिए कंपनी के जो प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स, कंपनी जो कर्जा लिए चले जा रहे हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग कर्जा मिटा रहा है? ऑब्वियसली आप देख सकते हैं रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स, मतलब कंपनी खुद के कर्जे को वो धीरे-धीरे करके मिटा भी रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी सिर्फ कर्जा ही ले रहा है, कंपनी खुद के कर्जे को मिटा भी रहा है। तो एक गुड पॉइंट्स है, जिस पॉइंट्स के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिला है। अभी कंपनीज के ऊपर जो क्वार्टर रिजल्ट है वो देखेंगे तो थोड़ा सा आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। जैसे सेल्स जो है वो इस बार ज़्यादा हुआ और एक्सपेंस इस बार और भी कम हुआ और इसीलिए नेट प्रॉफिट जो है वो 3,300 करोड़ से 5,000 करोड़ बने। और यही एक कारण है जिस कारण के वजह से शेयर में एक बूस्ट देखने को मिला। अब चलो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। देखिए कंपनी रिजल्ट आने के बाद इस तरीके से रिकवरी कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब रिजल्ट अच्छा आया, तो मार्केट इसीलिए पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर जब पहले एक स्ट्रैटेजीज बने थे, जब यहाँ पे एक कप बने, उसके बाद 2 बार हैंडल बटन बनने के बाद फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ था, तब वो ईज़िली टारगेट को अचीव किए थे। तो लोगों के मन में एक क्वेश्चन भी ये था कि इतनी जर्नी होने के बाद क्या फिर से यहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं? देखिए, अगर अच्छे कंपनी हमेशा इतने बड़े जर्नी होने के बाद कभी एक बार रीटेस्ट करे, उसके बाद रीबाउंस करे, तो सोचना उस लेवल को ब्रेक करने के बाद एक बार रीटेस्ट करेगा और बिग बाउंस करने कर सकता है। तो इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि जो पैटर्न स्केट हो रहा है वो कब तो तैयार ही हो रहा है, कब अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं। तो अगर यहाँ से कंप्लीट करेगा उसके बाद कुछ डिसीज़न बन सकते हैं। तो इसके लिए मैं इंतज़ार करूँगा, इसके लिए मैं ज़रूर हो मत मतलब वेट करूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए किसी भी कंपनीज़ के ऊपर काम करने से पहले आपको इस चीज़ों को ध्यान देना होगा कि सही में उस कंपनी में कितना दम है? क्या सही में पहले भी इस कंपनी अच्छा खासा कुछ परफॉर्मेंस दिया? देखिए कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर हर जगह से मुझे ट्रेड मिला, हर जगह से ट्रेड मिला। ऐसी बात मैं क्यों बता रहा हूँ? चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जब मुझे आरएसआई के बेसिस में स्ट्रैटेजीज़ मिला था, देखिए क्या हुआ, अचानक यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला और जब बिग गैप डाउन में ओपन हुआ, तब आरएसआई के जो स्ट्रैटेजीज़ है वो कहाँ पे आया? यहाँ पे नीचे जो लाइन है इसको 30 की लाइन कहा जाता है और ऊपर जो लाइन है वो 70 की लाइन है। तो आरएसआई के जो मतलब आप अपर बैंड और लोअर बैंड के हिसाब से बात करूँ, तो काम कैसे इस तरीके से बैंड्स के ऊपर करना चाहिए। देखिए ये लाइन जो है ये आरएसआई की लाइन है और आरएसआई लाइन जब भी 30 के नीचे गए, मत ध्यान से सुनना, आरएसआई का लाइन अगर 30 के नीचे गए और उस टाइम चार्ट अगर 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे, तो उस जगह पे मेरा एंटी बनेगा। तो उस जगह पे मैं एंटी लेता हूँ और मेरा टारगेट कहाँ पे रहता है? जब आरएसआई धीरे-धीरे करके ऊपर जाकर 70 को टच करेंगे, तब बनेगा मेरा टारगेट। तो क्या 70 को सचमुच में टच कर दिया?
तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो अभी तक तो 70 को टच नहीं किया। तो ऑलमोस्ट 69.53 दिख रहा है यहाँ पे आरएसआई का हाई। तो मतलब अभी तक टच नहीं किया, फिर भी मैंने इस जगह पे एग्जिट कर लिया। ऑलमोस्ट टच किया था तो इसलिए मैंने एग्जिट किया। अगर एग्जिट नहीं भी किया होता तो इस कंपनी ऑलरेडी अच्छा खासा रिटर्न अभी भी कंटिन्यू दे रहा है। तो जो एंटी और एग्जिट लेवल मुझे मिला 70 के आसपास, तो वो कितने मिला? देखिए 62 डेज में 13% का रिटर्न कंपनी दिया। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा इन्वेस्ट रिटर्न दिया है, जो रिटर्न कंपनी एक अच्छा खासा बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो मेरा व्यू है, जो मेरा अपडेट है, वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक कोई छोटा मोटा बैंक तो है नहीं। इस कंपनी के ऊपर फिर से एक फ्रेश एंटी बनने जा रहा है, क्योंकि पहले कंपनी क्या बना, एक बार शोल्डर, दो बार शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना चुके हैं। उसके बाद शोल्डर भी कंप्लीट किया। अभी देखिए कंपनी ब्रेकआउट भी कंफर्म किया, सॉरी ब्रेकआउट भी किया, मगर ब्रेकआउट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग नहीं हुआ। तो यहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद ही वो ऊपर जा सकते हैं। इसके बाद ही वो एक जर्नी कर सकते हैं। अगर यहाँ से जर्नी करे तो वो कहाँ तक जा सकते हैं? यहाँ यहाँ से जर्नी करे तो वो इस हाई लेवल तक, मतलब 16% का जर्नी यहाँ पे हो सकते हैं। 16% का जंप यहाँ पे हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंट्री लेवल यहाँ पे कंपनी के ऊपर मिल सकता है और ये अच्छा खासा जर्नी भी हो सकता है। तो देखिए मैं हायर लेवल तक इंतज़ार करूँगा, क्योंकि जो पैटर्न्स यहाँ पे बना है, अगर उस स्ट्रैटेजीज ब्रेकआउट हुआ तो अच्छा खासा एंट्री इसीलिए मिलेगा, अच्छा खासा टारगेट इसलिए मिलेगा क्योंकि इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो कहाँ पे है? इसका अगर लाइफ टाइम हाई को देखा जाए वो है 2253 के आसपास। तो उसी के नीचे इसका टारगेट बन रहा है, मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है उस लेवल तक जाने के लिए। तो बाकी आपके क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कभी भी ऐसे नहीं सोचा कि माल बेचकर भाग जाऊं। उल्टा म्यूचुअल फंड ने 9% होल्डिंग को 16% कर दिया और एफएस के पास 40% होल्डिंग अभी 33% आया। मतलब 7% के आसपास होल्डिंग को बेचा और उसी जगह पे 7% होल्डिंग को किसने खरीदारी की है? पूरा के पूरा होल्डिंग म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है। मतलब एक इंस्टीट्यूशन माल बेचा और दूसरी इंस्टीट्यूशन ने माल को खरीदारी किया। तो इस तरीके से जब भी कोई हालत दिखे तो सोचना कंपनी में दम है, तो इसलिए इस तरीके से हालत चल रहा है। अगर कंपनी में दम नहीं है तो ये सारे प्रोडक्ट जो सेल किया गया था वो पब्लिक के पास चला जाता। पब्लिक के पास ज़्यादा होल्डिंग होता, मतलब कंपनी में दम नहीं है। तो बाकी नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसके नाम है एनसीसी लिमिटेड। तो एनसीसी बेसिकली एक ऐसे कंपनी है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने वाला कंपनी है। अगर मैं कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ तो एनसीसी का नाम सबसे पहले आपको सामने में दिखेगा, क्योंकि इसका ऑफिशियली अगर वेबसाइट ओपन करेंगे तो कुछ डेटा ऐसे दिखेगा आपको, जो डेटा देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कंपनी का बिजनेस क्या है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन और इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करता है, जैसे ब्रिज हो गया, मेट्रो और फ्लाईओवर हो गया। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो ये एक हाई ग्रोथेबल प्रोजेक्ट है, क्योंकि अपकमिंग टाइम्स में जो देखा जाए तो ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर के बहुत बड़ा तेजी से ग्रोथ होने वाला है। क्योंकि इस सेक्टर में ग्रोथ इसीलिए होने वाला है क्योंकि इंडिया डेवलप कंट्री बनने जा रहा है, ऑलरेडी बनना शुरू हो चुके हैं। तो जहाँ पे जितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने वाला कंपनी है उसकी ग्रोथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज चाइना का अगर कोई भी वीडियोस अगर देखेंगे तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से कहाँ कौन सा लेवल तक पहुँच चुके हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही सब कुछ है। अगर इसको बिल्ड किया जाए तो ग्रोथ और भी बढ़ेगा। और कंपनी का जो ग्रोथ है आप खुद ही देख सकते हैं। टोटल बिल्डिंग प्रोजेक्ट 490 से भी ज़्यादा बिल्डिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। 20,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा वाटर पाइपलाइंस भी बिछा चुके हैं। लैंड इरिगेशन जो है वो 3,50,000 एकड़ से भी ज़्यादा जगह पे कर चुके हैं। साथ ही साथ विलेजेस जो इलेक्ट्रीफाइड है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का काम है, वो भी 35,000 कर चुके हैं। साथ ही साथ टोटल इसका एम्प्लॉय 11,000 से ऊपर है। मतलब कंपनी एक हाई ग्रोथेबल कंपनी है, जिस कंपनी का काम बिल्डिंग्स, वाटर, एनवायरमेंटल, साथ ही साथ देखा जाए ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे के ऊपर, इरिगेशन के ऊपर, माइनिंग के ऊपर, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल जो प्रोडक्ट, मतलब इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के ऊपर। तो चीज़ों को पहले समझिए, कंपनी का बिजनेस बहुत स्ट्रांग है, जिसका ग्रोथ आज जितना है मैं पहले बोल चुका हूँ, फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर फोकस होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं। कोविड के टाइम से लेकर कंपनी एक बाउंस बैक किया, वो बहुत शानदार बाउंस बैक। क्योंकि कोविड के टाइम में इसका प्राइस से 19 रुपीज़ था और आज कहाँ पे है? करीबन 1300 रुपीज़, सॉरी 300 रुपीज़ के आसपास। ओवरऑल 1500 रुपीज़, 1500% का रिटर्न दिया।
1500% का रिटर्न का मतलब होते हैं करीबन 15 टाइम्स। तो 15 टाइम्स रिटर्न देने के बाद क्या कंपनी यहाँ से रुक के रखेंगे खुद को? बिल्कुल नहीं। ये तो सिर्फ जर्नी है। हायर हाई करते करते कंपनी क्या कर रहा है? आगे बढ़ रहा है। तो मतलब इस तरीके से ही वो आगे बढ़ता रहेंगे। हाँ, क्वेश्चन ये है कि इस कंपनी के ऊपर क्या फिलहाल के लिए कोई आपको कोई एंट्री मिला है? अगर मैं ओवरऑल इस पॉइंट्स को मार्किंग करूँ टॉप से लेकर इस लेवल तक, तो ऑलमोस्ट मुझे 18% का रेंज मिला। अगर इस टॉप तक होता तो मुझे एक एंट्री मिल जाते, मगर यहाँ पे मैं इस तरीके से एंट्री नहीं लेने वाला हूँ। क्योंकि बीच में देखिए एक ग्रेट कैंडल बने हैं, तो इस एंट्रीज को मैं लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी रेंज 20% के ऊपर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक रेंज बना, उस रेंज को अगर टोटल में मार्किंग करूँ तो रेंज कितना निकल कर रहा है? करीबन 33%। इस रेंज को मैं जरूर यूज करूंगा। अगर इस नीचे लेवल को टच किया तो इस नीचे लेवल को टच किया तो मैं कुछ जरूर एंट्री यहाँ पे लेने वाला हूँ। अभी देखिए इस कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट मिलते चले जा रहे हैं। जुलाई मंथ में एक ऑर्डर कंपनी को मिला था 3.35 बिलियन रुपीज का। और इस तरीके से ऑर्डर्स कंपनी को मिलते जाते हैं तो कंपनी का ग्रोथ और भी बढ़ जाएगा। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। लास्ट जो कंपनी उसका नाम है सीडीएसएल। फाइनली सीडीएसएल ने आज के दिन स्प्लिट दे चुके हैं, हर एक के बदले एक शेयर, सॉरी बोनस दे चुके हैं हर एक के बदले एक शेयर। तो कितने सारे दोस्तों को बोनस मिला जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में जितने सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया हूँ एज एजुकेशन पर्पस में था। किसी भी कंपनी के ऊपर बाय सेल करने से पहले एक बार आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।